नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम आपको रूबरू करवाते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, अलग सोच रखते हैं कि किस तरीके से समाज को आगे लेकर जाया जाए। तो ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए बात करते हैं सीए योगेश कटारिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको। सर, सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि सीए योगेश कटारिया कौन है। सबसे पहले तो मैं वायरल सच के जो भी व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार करता हूं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम योगेश कटारिया है। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं गुरुग्राम में ही एक छोटा सा नगर है भीमनगर, वहाँ का निवासी हूँ। मेरा जन्म यहीं पर हुआ भीमनगर में। उसके बाद मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी स्कूलिंग है, वो सब गुड़गांव से रही है। और उसके बाद जैसा कि सब पेरेंट्स को होता है कि आज की डेट के अंदर अपने बच्चों को जो पढ़ाएं लिखाएं और कुछ उसको हम बनाएं ताकि वो जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाए, और साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट की। उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम एक एमएनसी में भी जॉब की 2.5 ईयर्स, एंड देन उसके बाद मैं फुल टाइम प्रैक्टिस में आया। तो मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम प्रैक्टिस में हूँ। साइड बाय साइड अगर आप बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जन सेवक क्रांति पार्टी, जिसका मैं सह संस्थापक भी हूँ, और उसमें मैं गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर हूँ। सह संस्थापक हैं आप, मीन्स आप को फाउंडर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है, अगर सीए की बात आती है तो प्रोफेशनली या पारिवारिक रूप से भी सभी को लगता है कि अब जो है बच्चा बड़ा हो गया और मतलब सेटल हो गया। सीए का मतलब होता है कि एक सेटलमेंट होगी, कि पूरा सेटल हो गए हैं, कि आगे चलकर कोई प्रोफेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में प्रोफेशन के साथ साथ आपने पॉलिटिकल लाइन में आने का क्यों सोचा? क्यों आपने सोचा कि एक पार्टी जो है, को फाउंडर की अगर बात करें तो क्या सोच लेकर आपने सोचा कि भाई मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होना है, मुझे इसका को फाउंडर के रूप में आगे आना है? क्या दिमाग में आया उस समय आपके? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो एक माइंडसेट होता है किसी भी पेरेंट्स का, वो यही होता है कि अपने बच्चे को सेटल कर दे, और अगर बच्चा पढ़ लिख जाता है और इस काबिल बन जाता है कि वो जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो उसको आसानी से पूरा कर सकता है, तो पेरेंट्स चाहते हैं अब आगे बच्चा इसी में ग्रोथ करता रहे, अपनी नेटवर्थ को और बढ़ाता रहे। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है अपनी वेल्थ बढ़ाने की, आप तो बढ़ते चले जाओगे। बात ये भी ज़रूरी है कि उस सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस नगर ने, जिस क्षेत्र ने, जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया है, आप उनको क्या रिटर्न कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे देश में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाते हैं। रीज़न बहुत ही साफ है कि पॉलिटिक्स की जो छवि है वो इस समय इतनी गंदी या इतनी बुरी हो चुकी है कि हर कोई ये सोचता है कि पॉलिटिक्स में जाने का मतलब आपका सिर्फ ये है, या तो आप कुछ कमाना चाहते हो जी, या फिर आप वहां पर आकर अपने कोई लिंक ऐसे बनाओगे, अपने पर्सनल काम कर लोगे, अपनी पर्सनल वेल्थ को बढ़ाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जन सेवक क्रांति पार्टी के जो संस्थापक हैं अंकित अलग जी, एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था जी। तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो पहले तो मैं भी बहुत डिनाई करता रहा, जैसे हर लोग मना करते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब ना, बाकी सब में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। तो एक दिन उनके साथ बैठ के चर्चा हो रही थी कुछ समाज की कमियों को लेकर, समस्याओं को लेकर। तो मैं भी वहाँ पर कुछ समस्याओं के बारे में हमारी सरकार को कुछ गालियाँ दे रहा था, बड़ा बुरा बोल रहा था, जैसे जनरली हम सब करते हैं जी। उन्होंने मुझे बहुत ही एक स्ट्रिक्ट तरीके से धमका के बोला कि आज के बाद आपको सरकार को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जब आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हो, जब आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते हो, तो उनको क्यों गाली दे रहे हो बैठ के? वहीं से ही मेरे अंदर आया कि बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमें बैठ के सिर्फ सरकार को गाली ही देते रहना है तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं हर पढ़े लिखे नौजवान का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो थोड़ा समय अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ज़रूर दे, और पॉलिटिक्स से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। तो योगेश जी, ऐसे में आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन करूं, जैसे मैं कांग्रेस को ज्वाइन करूं, बीजेपी को ज्वाइन करूं, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करूं? आपने नई पार्टी के गठन के बारे में क्यों सोचा?
देखिए, जो भी एस्टैब्लिश पार्टी हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब ने उनका एक्सपीरियंस लिया हुआ है। एक सोच है, जिस सोच पर ही वो चलते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते। एक रूढ़िवादी, एक पुरानी सोच होती है कि जो ऊपर आला कमान बैठी है, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया, बस आप उनके पीछे चलते रहो, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, 21st सेंचुरी में हम आ चुके हैं, आईटी का ज़माना है। प्रॉब्लम्स के अंदर आप आईटी इनबिल्ट करके इतने बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस निकाल सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जो एस्टैब्लिश पार्टी है, उसमें वहाँ पर आपको रोक दिया जाता है। वहाँ कहा जाता है कि जैसा हम कह रहे हैं आप वैसा करते चलो। तो जो आपने बात की नई पार्टी की, जो हमारे संस्थापक हैं अंकित अलख जी, उनकी सोच इनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। वो चाहते थे कि अगर समय बदल रहा है तो हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। जो युवाओं को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर उनका एक खेल बनाते हैं, बोलते हैं कि युवा का राजनीति में आना ज़रूरी है, लेकिन उनको स्पेस नहीं देते हैं जी। तो उन्होंने युवाओं को स्पेस दिया। उन्होंने कहा युवाओं आगे आओ और आप अपनी तरफ से जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके यूनिक आइडियाज़ हैं, उनको आप लेकर आओ और इन समस्याओं का जो है समाधान निकालने में क्षेत्रवासियों की हेल्प करो। तो योगेश जी, क्या दिमाग में आता है कि गुरुग्राम की अगर बात करें, अगर मुद्दों पर चर्चा करने लगे तो ऐसा मीन्स हम कह सकते हैं एक एपिसोड ही नहीं, बहुत सारे एपिसोड निकल जाएंगे और वायरल सच लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता भी रहता है। बात करें मूलभूत सुविधाओं की, अभी तक हम वहीं पर अटके हुए हैं कि मूलभूत सुविधाएं ही पूरी नहीं हो पा रही गुरुग्राम की। बाद की बात तो हम बाद में सोचेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो क्या विचार है आपका कि क्या मुद्दे मानते हैं कि आज की डेट में क्या चीज़ है जो खोखला कर रही है गुरुग्राम को? बिल्कुल सही कहा। जो मूलभूत समस्याएं हैं हम उसी से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ग्रोथ के बारे में क्या सोचे। कहा जाता है पहले आपको अपना सर्वाइवल ज़रूरी है। एक बार आपने सर्वाइव कर लिया तो ग्रोथ तो हो ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम दशकों से अपने सर्वाइवल पे ही अटके हुए हैं। आज के दिन भी जल भराव की दिक्कत हर जगह है। गुरुग्राम में तो जल भराव की दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि पता है ऑलरेडी कि हर साल बारिश आती है और हर साल वादे किए जाते हैं कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरने देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं हीरो होंडा चौक हो, फ्लाईओवर्स हो, सब पानी से भरे हैं। दुनिया जहान के लोग उस समय आते हैं और कहते हैं यहाँ तो बोटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ तो चलना ही संभव नहीं है। जल भराव एक समस्या है। उसके बाद जो कूड़े की समस्या है, रिसेंट तो कूड़े की समस्या बहुत बुरी बनी पड़ी है। अगर आप देखेंगे गुड़गांव में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कूड़ा घर ना बना हुआ हो। तो जैसे रोड समय आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम के अंदर कूड़ा हर गली में, हर सड़क पे कूड़ा घर बना हुआ है। जो भारत देश का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार, कहा जाता है कि रावण का दहन करने के बाद राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, अपने घर वापस लौटे थे। तो कहीं ना कहीं सभी देशवासियां उनका स्वागत करने के लिए दिए जलाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिवाली वाले दिन हम सब लोग राम जी का स्वागत कर रहे थे कि घर पर आओ। लेकिन हम उनका स्वागत कैसे कर रहे थे? रोडों पे कूड़ा बिछाकर। यहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाया, उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर पाया। देखिए, यहीं पर तो स्किल्स पता चलते हैं। अगर कर्मचारी हड़ताल पे चले गए और उन्होंने कूड़ा रोड पे फैला हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप हेल्पलेस हो गए हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, आप वो कैपेबल ही नहीं हो कि आप उनके साथ बैठकर नेगोशिएट कर पाओ। इतने एटलीस्ट इतने पवित्र त्यौहार पर, दिवाली भारत का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, कम से कम उस दिन हमारी रोड, हमारी गलियां साफ सुथरी होनी चाहिए थी। जो आम जनता है उनकी क्या गलती इसके अंदर, बट आम जनता को भुगतान करना पड़ा। अगर सड़कों की बात करें हम, और अगर हम वायरल सच की भी बात करें, वायरल सच पर हम लगातार ये बात कहते हैं कि अगर कोई भी व्यूवर हमें ऐसी सड़कें दिखाए जो 2 से 3 किलोमीटर जहाँ पर कोई भी खड्डा ना हो, तो उसको शायद इनाम दिया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गड्ढों में है गुरुग्राम या गुरुग्राम में है गड्ढे? बिल्कुल सही कहा। वायरल सच तो हमेशा ही इस तरह के मुद्दों को उठाता आया है। तो डेफिनेटली बहुत ही तारीफ के काबिल है वायरल सच, क्योंकि उन्होंने हर तरह के जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से उठाने की कोशिश की है। गुरुग्राम पूरा ही खड्डे में है जी। थोड़ा सा पानी भरता है तो पानी से खड्डा ऐसे भर जाता है, कितने लोगों को हम गिरते हुए देखते हैं। कार हैं, बाइक हैं, पैदल चलने वाले हैं, रोड पे गिर जाते हैं, उनको चोटें लग जाती हैं। और कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? ना प्रशासन अकाउंटेबल है, ना पार्षद अकाउंटेबल है, ना यहाँ का विधायक अकाउंटेबल है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी सरकार आए, ऐसे लोग आए जहाँ पर सरकार भी अकाउंटेबल हो।
अगर कहीं पर कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी दी जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। योगेश जी, अगर हम बात करें, आप को फाउंडर हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के, तो हम बात करते हैं कुछ नेशनल मुद्दों की। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है अभी रोज़गार को लेकर आ रही है, बेरोज़गारी को लेकर आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली दिवाली को लेकर ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बना है, तो अगर उसके ऊपर भी आए तो कर्मचारी जो है चाह रहे हैं कि वो स्टेबल जॉब पर हों, कि उनको परमानेंट हो जाए उनकी जॉब। तो क्या कहेंगे कि रोजगार की जो समस्या है उसको सरकार हल क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, जो कर्मचारी हैं उनकी मांग गलत नहीं है, बिल्कुल सही मांग है। हर जो भी पर्सन है वो चाहता है कि उसकी जो उसका रोजगार है वो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी मिले। तो बहुत ही गलत मांग नहीं है, बहुत सही मांग है। इसमें हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष अंकित अलग जी हैं, उन्होंने स्पेशली इस पर बात की है कि रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आज की डेट में आप देखिए, मुझे बताइए कि किस क्षेत्र का, किस वार्ड का पार्षद या एमएलए है जो कि अपने क्षेत्रवासियों में, जो कि वहाँ के युवा हैं, उनकी एजुकेशन पर, उनके रोजगार पर बात करता हूँ। पहली बात, जो हम बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हैं, जल भराव की, कूड़े की, बिजली की, पानी की, वो तो इसकी बात भी नहीं करता है। इससे ऊपर उठ के और क्या बात करेगा। लेकिन जन सेवक क्रांति पार्टी ने ये बात कही है कि एक पार्षद की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है। एक पार्षद की जिम्मेदारी उस क्षेत्र का युवा किस रास्ते पे जा रहे हैं उसको सही डायरेक्शन दिखाना, उसकी रोजगार में मदद करना, एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाना, वहाँ पे उनको जो भी वहाँ के युवा हैं उनको स्किल्स देना। स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर युवाओं को स्किल्स मिलेंगे, एम्प्लॉयबल स्किल्स, ताकि वो बाहर जाकर कुछ रोजगार कर सके, कुछ पैसे कमा सके। तो अभी हमारे देश में मैं कहूँगा इसकी बहुत बड़ी कमी है। बहुत लार्ज स्केल पे हमें यहाँ पर एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को स्किल करने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है, कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट कुछ भी नहीं है उनका। तो बहुत बड़ा सरकार को इसमें कदम उठाने की ज़रूरत है और जन सेवक क्रांति पार्टी भी इस पर बहुत काम कर रही है। योगेश जी, जन सेवक क्रांति पार्टी बनने के बाद अभी जो पहले चुनाव आ रहे हैं वो नगर निगम के आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इस चुनावी दंगल में आप भी उतरेंगे? अगर उतरेंगे तो क्या सोच लेकर उतरेंगे? हमने एजुकेशन की बात करी, रोजगार की बात करी, हमने अभी जो हमारे मूलभूत सुविधाएं उसकी बात करी, तो आपकी रणनीति क्या होगी? डेफिनेटली जन सेवक क्रांति पार्टी जो अभी हमारे इलेक्शन आने वाले हैं नगर निगम के, उसमें हम पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने कई सारी न्यूज़ में भी, मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया है कि हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा सीट्स पे हम लड़ सकें, हम बिल्कुल वहाँ पे फाइट करेंगे। जहाँ तक मुद्दों की बात है, इस समय जनता हमें प्यार देने लगी है, जनता हमें चाहती है कि बदलाव आना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा, अभी बीच में जन सेवक क्रांति पार्टी ने कुछ जन सभाएं की थी, छोटी छोटी मोहल्ला सभाएं की थी। तो वहाँ से क्रक्स निकल के आया था हमारे सामने, और वो क्रक्स ये था कि जनता ये कहती है कि हम एक बार वोट डाल देते हैं तो उसके बाद हम बेबस हो जाते हैं। 5 साल तक हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे कि हम अपने पार्षद को या विधायक को ये कह पाएं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम पूरे तरीके से बेबस हैं। तो जन सेवक क्रांति पार्टी ने उन सब मोहल्ला सभाओं में जो भी लोग थे उनका क्रक्स से ये निकाला कि हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है, हमें एक ऐसे अधिकार की ज़रूरत है जो कि जनता के पास होना चाहिए। और कोई भी नेता आकर इलेक्शन में कुछ भी वादे करके चला जाता है, उसके बाद काम नहीं करता है, तो उस पर एक कंट्रोल बनना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई एक कानून की जिसका नाम है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का सिंपल मतलब है, एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम पीरियड है, जो भी एक नेता ने वायदे किए थे इलेक्शन के टाइम पे और जनता ने उन वायदों पर विश्वास करके उनको वोट डाला, उनको चुना, लेकिन अब वो नेता जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के पास ये अधिकार हो कि उनको वापस बुला सके। तो राइट टू रिकॉल पर भी काम कर रही है जन सेवक क्रांति पार्टी। जैसा कि और आपने बताया कि जो अभी अपकमिंग हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, उसमें जो रणनीति है वो रणनीति हमारी यही है कि हम युवाओं को स्पेस देना चाहते हैं। युवाओं के नाम पे राजनीति बहुत हो चुकी है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को भी अपील करूंगा, पढ़े लिखे युवा और जो पढ़े लिखे युवा नहीं हैं लेकिन वो समझदार हैं, वो ये समझते हैं कि समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, ऐसे युवाओं को जन सेवक क्रांति पार्टी उनका स्वागत करती है। मैं उनसे अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि क्षेत्र के सभी युवा, सभी जो मेरे क्षेत्रवासी हैं, वो जन सेवक क्रांति पार्टी के सदस्यता अभियान में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पार्टी का साथ दें। और सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए जो हमारा मोबाइल नंबर है वो है 7233001001। मैं रिपीट करूंगा 7233001001। इस शो के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे गुरुग्राम की जनता से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि देश के युवाओं को इस समय ज़रूरत है कि धर्म की राजनीति, परिवार की राजनीति, इनसे ऊपर उठकर आपको ऐसे लोगों को स्पेस देना चाहिए जो सचमुच में देश के लिए कुछ भला कर सकते हैं। एक जनसेवक क्रांति पार्टी आपके सामने आई है जिसमें मैं अगर आपसे बात करूं, जो मोस्टली पदाधिकारी हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो अपने परिवार में, अपने रोजगार में वेल सेटल्ड हैं, और जब वहां पर वो वेल सेटल्ड हैं तो डेफिनेटली वो देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरी ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनसेवक क्रांति पार्टी का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सीए योगेश कटारिया, या कहें कि को फाउंडर जन सेवक क्रांति पार्टी। बहुत बड़ी बात है कि युवाओं के नाम पर, परिवार के नाम पर राजनीति तो बार बार हो रही है, बट यहाँ पर बात होती है कि मुद्दे ऐसे चले आ रहे हैं गुरुग्राम में लगातार कि जिनका अंत होने का समय ही नहीं आ रहा। लगातार अगर हम बात करें 25 साल से 20 साल से वही समस्याएं हैं जो लगातार चलती आ रही हैं। चाहे हम आज 75 साल, जी हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बट आज भी अगर देखा जाए तो हम अपनी मूलभूत सुविधाओं से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये आपका डिसीजन होगा, ये आपकी सोच होगी कि आप किसको आगे लेकर आना चाहते हैं। बट ऐसे ही वायरल सच का प्रयास रहेगा कि ऐसे ही नए चेहरे आपके सामने लेकर आते रहे, हम ऐसे युवा लेकर आते रहे कि जो अलग सोच रखते हैं समाज को आगे बढ़ाने की, समाज को और सुधारने की, एजुकेशन को बेटर करने की, बेरोजगारी को हटाने की, और जो गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करने की। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।